हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस्ट एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग विटामिन के आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। तो आज हमारा कौन सा विटामिन है? आज हम विटामिन ई के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने विटामिन ए, बी, सी, डी इन सब विटामिन्स को देख लिया है। अब इसके बाद हम विटामिन ए को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल है। इसके कुछ उपनाम दिए गए हैं जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या उपनाम है। विटामिन ई को हम और किस नाम से जान सकते हैं? तो देखिए, फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ई को। और प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। बांध्यता विटामिन भी कहा जाता है। बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है। और क्या कहते हैं इसको? और ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और इसके अलावा क्या कहा जाता है? तो एंटीऑक्सीडेशन सब्सटेंस भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं? बाध्यता प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। और ये सब किसके उपनाम हैं? ये हैं हमारे विटामिन ई के। इसके बाद देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। 1922 में इवांस 1922 में इवांस तथा बिशप ने अपने प्रयोगों में सिद्ध किया कि चूहों में सामान्य प्रजनन क्रिया के एक तत्व चाहिए। क्या चाहिए? चूहों में सामान्य प्रजनन क्रिया के लिए एक तत्व चाहिए जिसे क्या कहते हैं? विटामिन ई का नाम दिया। अब देखिए, टोकोफेरॉल जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है, क्या है? टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल जो है ये किस भाषा के शब्द से बना है? तो ये हमारे ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। इसका देख लीजिए, इसका अगर हम पार्ट करते हैं तो इसको हम 3 पार्ट में समझ सकते हैं। देखिए, टोकोस है, दूसरा क्या है? फेरो है, तीसरा क्या है? ओयल है। अर्थात टोकोस, फेरो, ओयल, इसका मतलब क्या है? टोकोस का मतलब है शिशु को जन्म देना, अर्थात ऑफरिंग। क्या? ऑफरिंग। दूसरा क्या? फेरो अर्थात संपन्न करना, इसका टू वियर होता है। ओयल का मतलब क्या है? अल्कोहल। इसका एक लाइन में हम अर्थ समझें तो क्या है? ऐसा अल्कोहलिक पदार्थ है जिसमें शिशु जन्म देने की क्षमता हो। क्या? ऐसा अल्कोहलिक पदार्थ है जिसमें शिशु जन्म देने की क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं? विटामिन ई कहते हैं। उसे ही हम टोकोफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह वसा यौगिकों के असाबुनीकरणीय भाग में स्थित होता है। क्या होता है? वसा के यौगिक में असाबुनीकरणीय भाग में स्थिर होता है। इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। विटामिन ई की विशेषताएं क्या है? यह जल में अविलेय है। यह किस में विलेय है? यह वसा में विलेय है। 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर नष्ट हो जाता है। वसा में घुल जाता है। ईथर अल्कोहल बेंजीन में विलेय होता है। हल्के पीले रंग का तैलीय पदार्थ है। क्या है? विटामिन ई हल्के पीले रंग का तैलीय पदार्थ है। इसके रूप देख लेते हैं। देखिए, विटामिन ए मुख्यतः 2 रूप का होता है। कितने? विटामिन ए मुख्य रूप से 2 रूप में है। कौन कौन से? टोकोफेरॉल हो गया और टोकोट्रिनॉल हो गया। क्या है? टोकोफेरॉल और टोकोट्रिनॉल। टोकोफेरॉल क्या है? यह अधिक सक्रिय है। इसके भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा टोकोफेरॉल और गामा टोकोफेरॉल। कौन कौन से? अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा टोकोफेरॉल और गामा टोकोफेरॉल। तो इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, अल्फा टोकोफेरॉल क्या है? यह एक असंतृप्त जटिल अल्कोहल है। क्या है? असंतृप्त और जटिल अल्कोहल है। अल्फा टोकोफेरॉल में ही प्रजनन क्षमता होती है। क्या होता है? किस टोकोफेरॉल में प्रजनन क्षमता होती है? तो अल्फा टोकोफेरॉल में। यह सर्वाधिक सक्रिय है। क्या है? सर्वाधिक सक्रिय है। नेक्स्ट देखते हैं बीटा टोकोफेरॉल। बीटा टोकोफेरॉल क्या होता है? यह अल्फा के समान ही होता है, बस इसकी संरचना में बेंजीन रिंग 7 स्थिति पर मिथाइल समूह नहीं बनाता है। क्या होता है? इसमें थोड़ा सा अंतर है। जो इसमें ग्रुप बनते हैं उसमें बेंजीन रिंग जो से 7वें नंबर की स्थिति होती है उस पर मिथाइल समूह नहीं होता है। नेक्स्ट है गामा टोकोफेरॉल।
यह निष्क्रिय अवस्था में होता है। क्या होता है? गामा टोकोफेरॉल जो होता है निष्क्रिय अवस्था में होता है, बाकी अल्फा और बीटा टोकोफेरॉल जो होते हैं वो सक्रिय अवस्था में होते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है? विटामिन ई के कार्य। विटामिन ई के कार्य देख लीजिए क्या क्या हैं। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। विटामिन ए सी तथा वसा के ऑक्सीकरण को रोकता है। विटामिन ए सी तथा वसा के ऑक्सीकरण को रोकता है कौन? विटामिन ई। आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। प्रजनन के लिए ज़रूरी है। मेन पॉइंट यही है, विटामिन ई किस लिए आवश्यक है? या प्रजनन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि पुरुष में इसकी कमी से जनन कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और कुछ समय बाद शुक्रजनक उपकला नष्ट हो जाता है। क्या होता है? इसमें जनन कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं अगर व्यक्ति में इसकी कमी हो जाती है। उसके बाद शुक्रजनक उपकला जो होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। और महिलाओं में इसकी कमी से क्या होता है? गर्भवधि में भ्रूण का विकास रुक जाता है। मान लीजिए कि कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो अगर उसको विटामिन ई की कमी हो जाती है तो भ्रूण का विकास रुक जाता है और बार बार गर्भपात देखने को मिलता है। कई बार अस्थायी रूप से प्रजनन क्षमता का भी ह्रास हो जाता है। आगे देखते हैं इसके कार्य क्या हैं। फ्री रेडिकल को भी नियंत्रित करता है। क्या करता है? फ्री रेडिकल को नियंत्रित करता है। यकृत को कार्बन टेट्राक्लोराइड के विष से होने वाले नुकसान से बचाता है। यकृत को कार्बन टेट्राक्लोराइड के विष से होने वाले नुकसान से भी विटामिन ई बचाता है। कोलेस्ट्रॉल तथा विटामिन डी के प्रयोग को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी के प्रयोग को। अब देखते हैं विटामिन ई की कमी का क्या प्रभाव है। तो देखिए, पहला पॉइंट है मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाता है। क्या होता है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसमें क्या होता है? मांसपेशियों में दर्द होता है, ऐंठन होती है और कमजोरी होने लगती है व्यक्ति को। और मेन पॉइंट क्या है? बार बार गर्भपात होता है। क्या होता है? बार बार गर्भपात हो जाता है। आरबीसी का विघटन होता है। आरबीसी का विघटन हो जाता है, एरिथ्रोसाइट हीमोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एरिथ्रोसाइट हीमोलाइसिस। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजनन क्षमता का नष्ट हो जाती है। शिशु में रक्ताल्पता भी देखने को मिलती है, विटामिन ई की कमी हो जाती है तो। नेक्स्ट है इसकी कमी से मांसपेशियों के रेशे नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है? विटामिन ए की जिस व्यक्ति में कमी हो जाती है उसमें मांसपेशियों के रेशे भी नष्ट होने लगते हैं व उसका स्थान वसा व ऊतक ले लेते हैं। क्या होता है? वसा व ऊतक ले लेते हैं। इस तरह से ऊतकों में कोलेस्ट्रॉल व फास्फोरस लिपिड की मात्रा बढ़ने लगती है तथा क्रेटिनिन एवं ग्लाइकोजन की मात्रा घटने लगती है, जिसे क्या कहते हैं? पक्षाघात हो सकता है। आगे देखते हैं विटामिन ई के स्रोत क्या हैं। इस देखिए, विटामिन ए हमें किन किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। तो पहला पॉइंट क्या है? मक्के के भ्रूण के तेल में सर्वाधिक विटामिन ई पाया जाता है। किसमें? मक्के के भ्रूण के तेल में सर्वाधिक विटामिन ई पाया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अतिरिक्त गेहूं के अंकुर का तेल, साबुत अनाज, सोयाबीन, मूंगफली के दाने आदि में विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं इसका अवशोषण कहाँ होता है। इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है, परंतु इसके लिए किसकी आवश्यकता है? वसा और पित्तरस की होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आगे देखते हैं संग्रह। देखिए संग्रह कहाँ होता है? यकृत, मांसपेशियों तथा शरीर की चर्बी में संग्रहित होता है विटामिन ई। विसर्जन कैसे होता है? तो विसर्जन इसका मल द्वारा होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको देख लेते हैं जो हमने नोट में लिख रखा है। देखिए, विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेशन सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेशन सब्सटेंस कहते हैं क्योंकि यह ऑक्सीडेशन की क्रिया को कम करता है। क्या करता है? ऑक्सीडेशन की क्रिया को कम करता है और ऑक्सीडेशन से जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं उनको कंट्रोल करने वाले पदार्थों को खराब होने से बचाता है तथा वसा के विघटन को भी कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जब पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो विटामिन ए की कमी हो जाती है। क्या होता है? पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा हो रही है तो विटामिन ई की कमी हो जाती है। और विटामिन ई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ऑक्सीकरण को रोकता है, परंतु जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ऑक्सीडेशन नहीं रोक पाता है। क्या होता है? जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो विटामिन ई ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को नहीं रोक पाता है। यहाँ पे हमारा विटामिन ई समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। तो देखते हैं विटामिन के को।
देखिए विटामिन के क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, नेफ्थोक्विनोन। क्या है, नेफ्थाक्विनोन। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं। विटामिन के की खोज 1933 से 1934 में डा डेम, किसने, डा डेम ने की थी। कब की थी, 1933-34 में। इन्होंने अपने प्रयोग में यह सिद्ध किया कि विटामिन के रक्त स्राव को रोककर रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। क्या क्या कहा डा डेम ने, इन्होंने कहा कि विटामिन के जो है रक्त स्राव को रोककर रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके बाद हम इसके उपनाम भी देख लेते हैं। इसको हम और किस नाम से जानते हैं विटामिन के को, तो नेफ्थाक्विनोन कहते हैं, जिसका विटामिन के का रासायनिक नाम है। उसके बाद हम इसको ब्लड क्लॉटिंग एजेंट भी कहते हैं। उसके बाद हम इसको ब्लड कोगुलेटिव विटामिन भी कहते हैं, एंटी हेमरेज विटामिन भी कहते हैं, रक्त स्राव रोधी विटामिन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन भी इसे कहा जाता है। आगे देखते हैं इसकी विशेषता। विटामिन के की क्या क्या विशेषताएं हैं। यह वसा घोलक है, ईथर बेंजीन और अल्कोहल में विलेय है। वसा में तो घुलता ही है और ईथर बेंजीन अल्कोहल में भी ये अच्छे से घुल जाता है। ताप के प्रति स्थिर है, सूर्य की किरणों द्वारा नष्ट हो जाता है, अम्ल व क्षार में नष्ट हो जाता है, रंग पीला होता है और ऑक्सीकरण से नष्ट हो जाता है। विटामिन के में नेफ्थोक्विनोन रिंग पाई जाती है। क्या होता है, विटामिन के में कौन सी रिंग पाई जाती है, तो नेफ्थोक्विनोन नामक रिंग पाई जाती है। यह रक्त जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है, रक्त जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इसके देखते हैं विटामिन के प्रकार। विटामिन के मुख्यतः कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार का है, विटामिन के1 और दूसरा विटामिन के2, जिसे हम विटामिन के1 को क्या कहते हैं, फिलिक्विनोन कहते हैं, और विटामिन के2 को क्या कहते हैं, फ्रैंक्विनोन कहते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिलिक्विनोन का क्या है और फ्रैंक्विनोन क्या है। तो विटामिन के1 अर्थात फिलिक्विनोन, यह क्या है, हमें वनस्पत जगत से प्राप्त होता है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है, और इसमें फाइटिन चेन होती है। क्या होती है, इसमें फाइटिन चेन होती है। ये पूछा जा सकता है कि किस विटामिन में फाइटिन चेन होती है, तो विटामिन के1 में। नेक्स्ट है विटामिन के2, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रैंक्विनोन कहते हैं। यह प्राणिज जगत से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, हमें प्राणिज जगत से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सड़ी गली मछलियों से प्राप्त होता है। इसमें कौन सी चेन होती है, तो डायफर्नेसील चेन। कौन सी, डायफर्नेसील चेन से जुड़ी होती है। शरीर के अंदर कुछ बैक्टीरिया ई कोली एमीबिया के द्वारा स्वतः नष्ट हो जाता है। क्या होता है, शरीर के अंदर जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं ई कोली एमीबिया के द्वारा स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट में नोट में एक दिया गया है कि विटामिन के3 क्या है, विटामिन के3। देखिए मुख्यतः तो विटामिन के1 और के2 ही होता है, और कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है कि विटामिन के3 भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेनाडियान कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, इसे मेनाडियान कहते हैं। यह इसे क्या किया जाता है, इसे संश्लेषित किया जाता है। आगे देखते हैं विटामिन के कार्य। विटामिन के कार्य क्या क्या हैं, तो यह जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया प्लेटलेट्स के विघटन से प्रारंभ होती है। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है, जब प्लेटलेट्स का विघटन होता है तब रक्त का थक्का जमना स्टार्ट होता है। यहाँ पर देख लेते हैं प्लेटलेट्स का विघटन, उसके बाद क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए जब प्लेटलेट्स का विघटन हुआ उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण हुआ। उसके बाद देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन है प्लस प्रोथ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये लीवर में बनने वाला एंजाइम है। क्या है प्रोथ्रोम्बिन, लीवर में बनने वाला एक एंजाइम है। प्लस विटामिन के और कैल्शियम मिल करके क्या बनाते हैं, थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। कौन कौन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन प्लस विटामिन के प्लस कैल्शियम, ये चारों मिल करके किसका निर्माण करते हैं, थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। साथ ही हिपैरिन भी निर्मित होता है। हिपैरिन क्या है, रक्त को जमने से रोकने वाला एंजाइम है। क्या है, रक्त को जमने से रोकने वाला एक एंजाइम है जो निष्क्रिय करता है किसको, प्रोथ्रोम्बिन, साथ ही हिपैरिन को निष्क्रिय करता है। इसे एंटी क्लॉटिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी क्लॉटिंग एजेंट।
अब यहाँ देख लेते हैं, देखिए इसका कंक्लूजन है थ्रोम्बोप्लास्टिन है, उसके साथ क्या मिला, प्रोथ्रोम्बिन मिला, कैल्शियम मिला और विटामिन के मिला। निर्माण किसका हुआ, निर्माण हो गया थ्रोम्बिन का। अब आगे देखते हैं थ्रोम्बिन क्या करता है। तो थ्रोम्बिन हो गया और फाइब्रिनोजन, ये दोनों जब मिले तो क्या करते हैं, को फाइब्रिन में बदल देते हैं। क्या करते हैं, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जब मिलते हैं तो किस में बदल जाता है, फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिनोजन क्या है, प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। क्या है, प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। और क्या है, फाइब्रिन क्या है, महीन धागे जैसा एक जाल होता है। आगे देखते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या बनाए, फाइब्रिन बनाए। फाइब्रिन नामक महीन धागे से के जाल सी संरचना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, फाइब्रिन कि जाल में आरबीसी व डब्ल्यूबीसी फंस जाते हैं। क्या होता है, जो हमारा रेड ब्लड कार्पसेल्स होता है और वाइट ब्लड कार्पसेल्स होता है, वो फाइब्रिन की जाल में फंस जाते हैं तथा रक्त स्राव का मार्ग बंद हो जाता है, जिससे चोट पर पपड़ी जम जाती है और खून बहना बंद हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्भावस्था में विटामिन के की कमी से शिशु को रक्तस्राव हो जाता है। आंतों की गड़बड़ी से डायरिया की संभावना होने लगती है और को एंजाइम के रूप में भी विटामिन के काम करता है। आगे देखते हैं विटामिन के की कमी का प्रभाव क्या है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा घट जाती है, जिसे क्या कहते हैं, हाइपोप्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोप्रोथ्रोम्बिन एनीमिया भी कहते हैं। और क्या होता है, अंतःपेशीय रक्तस्राव होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, पित्त रस कम हो जाता है और जिससे पीलिया हो जाती है। जब बॉडी में पित्त रस कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, पीलिया हो जाती है। आगे देखते हैं अवशोषण। अवशोषण देख लीजिए, अवशोषण हेतु वसा युक्त पदार्थों के साथ पित्त रस का होना जरूरी है। देखिए विटामिन ई के लिए भी वसा और पित्त रस की आवश्यकता थी और यहाँ भी विटामिन के लिए भी वसा और पित्त रस की आवश्यकता है अवशोषण हेतु। छोटी आंत में अवशोषण होता है, कहाँ होता है, छोटी आंत में अवशोषण उसके बाद लसिका नलिका द्वारा रक्त में मिल जाता है। संग्रह क्या होता है, संग्रह नहीं होता है। विसर्जन किसके माध्यम से होता है, स्टूल के माध्यम से होता है, अर्थात मल के माध्यम से होता है। अधिकता से क्या होता है, अपरिपक्व शिशु का जन्म हो जाता है। विटामिन के की अधिकता है तो अपरिपक्व शिशु का जन्म होगा। और विटामिन के की अधिकता से हीमोसाइटिक एनीमिया क्या होता है, हीमोसाइटिक एनीमिया हो जाता है, जिसमें आरबीसी समय से पहले बन जाते हैं और विघटित भी हो जाते हैं। इसके स्रोत क्या हैं, ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा, तो विटामिन के हमें वनस्पति जगत में व्याप्त सभी हरे पत्तेदार सब्जी, बंद गोभी, पालक, लहसुन आदि से प्राप्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पीटी टेस्ट, पीटी टेस्ट क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट है। क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट। यह रक्त के जमने की क्षमता का पता लगाता है। क्या करता है, पीटी टेस्ट रक्त के जमने की क्षमता का पता लगाया जाता है। चलिए यहाँ पर हमारा विटामिन के भी समाप्त होता है। यहाँ पर देखते हैं हम विटामिन भी हमारा पूरा का पूरा समाप्त हो गया। इसके बाद हम खनिज लवण को देखेंगे, उसके बाद जल पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे हम अपना थोड़े थोड़े टॉपिक को कवर करते चलेंगे। देखते ही देखते हमारा पूरा का पूरा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन कंप्लीट हो जाएगा। तो तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक वही अपना खनिज लवण। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।